दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है। आज के समय में बहुत सी सरकारी योजनाएं ऐसी होती है जिनमें जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है। बच्चे का आप स्कूल में एडमिशन कराए, बच्चे का आधार कार्ड बनवाए, जन्म प्रमाण पत्र वहां मांगा जाता है। इसके अलावा अन्य बहुत से मामले होते हैं जहां यह प्रमाण पत्र अनिवार्य हो चला है। दोस्तों, यह प्रमाण पत्र भारत सरकार का एक पोर्टल है, CRS पोर्टल, उस पर जनरेट होता है। यह पोर्टल ऑनलाइन तरीके से अब बनाया जाता है और यह कैसा दिखता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, इस तरीके का यह प्रमाण पत्र होता है। इसमें ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा है। हम इसको जूम करके देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। इसमें बच्चे का नाम, बच्चे का लिंग, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे का जन्म स्थान, बच्चे के माता का नाम, पिता का नाम और बच्चे का जो फुल एड्रेस होता है माता पिता का वह, और जो अधिकारी इसको जनरेट करते हैं उनका बारकोड वाला और सामान्य हस्ताक्षर इसमें होता है। दोस्तों, यह प्रमाण पत्र कैसे बनता है इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चे का जो जन्म स्थान होता है उसमें बदलाव आ सकता है। कोई बच्चा कहीं जन्म लेता है, कोई कहीं जन्म लेता है। अच्छा, दूसरी चीज़, बच्चे के जो जन्म की अवधि है उसमें भी लगातार परिवर्तन आ सकता है। किसी बच्चे के जन्म को 6 महीने हो गए, किसी बच्चे के जन्म को 1 साल हो गए, किसी बच्चे के जन्म को 2 साल हो गए। तो इन दोनों चीज़ों में जैसे जैसे बदलाव आता है, जन्म प्रमाण पत्र बनने की जो प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव आता जाता है। तो इस तरीके से प्रमाण पत्र बनने की बहुत सारी विधियां हो जाती है। ये विधियां कितनी हो सकती है, कितने संभव तरीके हो सकते हैं, एक चार्ट के माध्यम से दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये एक एनालिसिस किया है, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, हम इसको समझेंगे। प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया है। बच्चा 3 तरीके से जन्म ले सकता है। या तो बच्चा घर पर जन्म लेगा, या अस्पताल में जन्म लेगा, या यात्रा के दौरान यानी हवाई यात्रा के दौरान रेलगाड़ी में बच्चा जन्म ले सकता है, या जेल में, या अन्य कोई माध्यम हो सकते हैं। तीनों ही प्रकार में प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रियाएं अलग अलग हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं घर पर। बच्चे ने जन्म लिया तो देखा जाएगा कि बच्चे ने ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया या शहरी क्षेत्र में। दोनों में प्रक्रियाओं में अंतर आ जाता है। अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लेता है तो जो गांव के वीडियो, जिसको सचिव बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, और जो ब्लॉक में वीडियो होते हैं जिसको खंड विकास अधिकारी बोलते हैं, तो आवेदक को, बच्चे के माता पिता को इन अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा और अपना प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र में बच्चा जन्म लेता है तो जो EO होते हैं, नगर पालिका के अधिकारी होते हैं, नगर निगम के अधिकारी होते हैं, वहां आवेदक को जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों प्रक्रियाओं में अंतर आ जाता है। अब बात करते हैं, यह तो स्थान के हिसाब से हो गया। अब बात करते हैं दिनों के हिसाब से। मानकर चलिए बच्चे ने घर पर जन्म लिया, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया। अगर बच्चे के जन्म को 21 दिन से अधिक नहीं हुए हैं तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी, और बच्चे के जन्म को अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और 1 साल से अभी कम है तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी, क्योंकि यहाँ एफिडेविट बनते हैं। और अगर 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो जाता है बच्चे के जन्म को, तो उसकी जो प्रक्रिया होगी प्रमाण पत्र बनने की वो अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ एफिडेविट तो बनेगा प्लस में एक SDM साहब की बारकोड रिपोर्ट भी लगती है, तब जाकर प्रमाण पत्र बनता है। तो तीनों प्रक्रिया अलग अलग दिनों के आधार पर हो जाती है। अब इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में ये जो दिनों का नियम है यहाँ भी लगेगा, तो 3 प्रक्रिया यहाँ भी अलग अलग हो जाएगी। अब बात करते हैं अस्पताल में। मानकर चलिए बच्चे ने अस्पताल में जन्म लिया है तो देखा जाएगा अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जिसको PHC बोलते हैं। दोस्तों, अधिकतर मामलों में जो हमारे सरकारी अस्पताल होते हैं CRS पोर्टल पर खुद ही प्रमाण पत्र जनरेट करके बच्चे के माता पिता को दे देते हैं। कभी कभार ऐसी स्थिति हो सकती है कि प्रमाण पत्र बनाकर वह न दे, तो जो वह एक सादे पेपर पर कुछ अपना प्रमाणित करके दे सकते हैं अस्पताल वाले, या जो बच्चे की माँ का रिलीविंग होता है, जो डिटेल होती है बच्चे की, बच्चे के माता पिता की, कि बच्चे का वजन इतना था, माता पिता का ये नाम है और इस डेट में बच्चे को रिलीज किया गया, तो ऐसे डॉक्यूमेंट अस्पताल में तैयार किए जाते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को लेकर बच्चे के माता पिता को, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का अस्पताल है, अपने वीडियो से संपर्क करना होगा। वो प्रमाण पत्र फिर ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी जनरेट करेंगे। वैसे अधिकतर मामलों में PHC खुद कर देते हैं। फिर बात करते हैं शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में हमारे CHC, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल,
जो जिला अस्पताल होते हैं। अगर शहरी क्षेत्र में ये अस्पताल है सरकारी, तो ये भी अधिकतर मामलों में खुद जनरेट करके दे देंगे। अगर नहीं देते तो फिर जो डॉक्यूमेंट, जो रिलीविंग माँ का जो रिलीविंग होता है, जो प्रमाण पत्र जिसके आधार पर माता जो रिलीज होती है अस्पताल से, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर, चूँकि शहरी क्षेत्र का अस्पताल है, तो फिर शहरी क्षेत्र के जो ईओ हैं वह प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। जो प्राइवेट अस्पताल होंगे, प्राइवेट अस्पताल दोस्तों सीआरएस पोर्टल पर प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करते। इस प्राइवेट अस्पताल से जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे, जो माँ का रिलीविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी वह एक प्रमाण पत्र टाइप देते हैं बच्चे का, उस आधार पर फिर शहरी क्षेत्र के ईओ प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। और दोस्तों यह नियम भी यहाँ भी लागू होते हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 संभावित तरीके होते हैं जिनके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं। अब बात करते हैं यात्रा। अगर बच्चा रेल यात्रा के दौरान जन्म लेता है तो जो भारतीय रेल है, इंडियन रेल है, वह प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अथॉरिटी हो जाती है। इसी तरीके से अगर जेल में बच्चा जन्म लेता है तो जो वहाँ के अधीक्षक होंगे, जेलर होंगे, सुपरिटेंडेंट होंगे, वह प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। इसी तरीके से अन्य कोई माध्यम होता है तो वहाँ भी प्रमाण पत्र इसी तरीके से निर्गत किया जाता है। यह अपवाद स्वरूप मामला है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस घर पर और अस्पताल में जब बच्चा जन्म लेता है कैसे प्रमाण पत्र बनेंगे, इसको देखेंगे। अब इसमें टोटल दोस्तों 12 तरीके हैं। मैंने आपको 12 संभावित तरीके बताए। इन 12 तरीकों का एक वीडियो में जिक्र करना, आपको समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ होच पोच हो जाता है, इसलिए इन सभी के लिए अलग अलग वीडियो बनी है। हमने 2 वीडियो इसके ऊपर पहले सुनी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा कि बच्चे ने घर पर जन्म लिया, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया और बच्चे के जन्म को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो बच्चे को प्रमाण पत्र हम बच्चे का कैसे बनाएंगे, तो इसके ऊपर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट नंबर 1, माता पिता व 2 गवाह चारों के आधार कार्ड। माता पिता यानी बच्चे के माता पिता, उनके आधार कार्ड और 2 गवाह। गवाह से मतलब क्या होता है, ये 2 गवाह ऐसे व्यक्ति हैं जो बच्चे के जन्म के बारे में बताएंगे कि हम बच्चे के जन्म के बारे में जानते हैं कि इसने इस स्थान पर तब जन्म लिया। तो 2 गवाह ऐसे होते हैं और यह 2 गवाह बच्चे के चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी या गांव से कोई व्यक्ति हो सकता है। लेकिन इसमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि जो 2 गवाह होंगे उनकी उम्र बच्चे की उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वह उसकी गवाही प्रस्तुत करेंगे। उम्र में बड़े होंगे तभी तो कहेंगे कि बच्चे ने हमारे सामने जन्म लिया। तो यहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि 1 साल से ऊपर का मामला है यहाँ जन्म लिए हुए, और यहाँ 15 साल पुराना मामला भी हो सकता है, 20 साल पुराना मामला भी हो सकता है। मानकर चलिए एक बालक 20 साल का है बच्चा और उसका भी प्रमाण पत्र नहीं बना, तो फिर उस स्थिति में जो गवाह होगा वह 20 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक बात और है, माता पिता। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 40 साल पुराना जन्म है और उस व्यक्ति को अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और माता पिता की मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में भी माता पिता के यहाँ, भले ही वह मृतक हो गए हैं, उनके यहाँ आधार कार्ड लगेंगे। अब नंबर 2, टीकाकरण कार्ड अथवा आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम, जीएनएम। दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। बच्चे का जो जन्म तिथि है उसके बारे में भी एक प्रूफ लगेगा, टीकाकरण कार्ड। दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो जो संबंधित आशा होती है वह बच्चे का एक कार्ड बनाती है जिसको टीकाकरण कार्ड बोलते हैं, और उसमें बच्चे के माता पिता की सब डिटेल होती है। आप देख सकते हैं यह कार्ड कैसा होता है, इस तरीके का कार्ड होता है। इसको हम जूम करके देखेंगे। इसमें बच्चे के परिवार की डिटेल होती है, बच्चे की माँ का नाम, पिता का नाम और पता, और फिर इसमें आगे बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, एएनएम के हस्ताक्षर वगैरह, मोबाइल नंबर, इसमें दोस्तों सब चीज़ें होती है। इस तरीके का टीकाकरण कार्ड होता है। यह टीकाकरण कार्ड भी बच्चे की जन्म तिथि का एक प्रूफ होता है। यह डॉक्यूमेंट भी तैयार करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टीकाकरण कार्ड किसी परिस्थिति में बच्चे का नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो जो क्षेत्र की आशा होती है, क्षेत्र की आंगनवाड़ी होती है, वह बच्चे की डिटेल
अपने एक रजिस्टर में मेंटेन करती है। उनके पास रजिस्टर होते हैं और जो आशा है उस डिटेल को अपने जो उच्च स्तरीय अधिकारी जैसे एएनएम और जीएनएम आशा से ऊपर की अधिकारी होती है, उनके पास फॉरवर्ड भी उस डिटेल को करती रहती है। तो एएनएम तथा जीएनएम के पास भी रिकॉर्ड बच्चे के जन्म का रहता है। उनके रजिस्टर में बच्चे का जन्म, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे के माता पिता का नाम, बच्चे का जन्म स्थान, सभी डिटेल होती है। तो उस डिटेल के आधार पर बच्चे के माता पिता इन चारों से, आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम, जीएनएम से लिखित साक्ष्य, उनसे कोई स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ले सकते हैं जिसमें वो प्रमाणित करके बच्चे की डिटेल, बच्चे का जन्म स्थान वगैरह दे देती है। वह डॉक्यूमेंट भी टीकाकरण कार्ड की जगह लग जाता है। तो टीकाकरण कार्ड अथवा इनसे कोई लिखित साक्ष्य, दोनों में से कोई एक चल जाएगा। हालांकि टीकाकरण कार्ड सभी के पास होता है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर टीकाकरण कार्ड नहीं है, एएनएम जीएनएम से भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, और देखिए बच्चा, चूँकि यहाँ 1 साल से ऊपर के सभी मामले हम देख रहे हैं, बच्चा 5 साल 4 साल का है, 3 साल का है, तो बच्चा आंगनवाड़ी में भी पढ़ने जाता है। अगर आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ने जा रहा है तो बच्चे का वहाँ भी डिटेल होगा। जो बच्चे का एडमिशन होगा, जो कक्षा 1 से पहले बच्चे को आंगनवाड़ी में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ जो एंट्री होगी बच्चे की, वह डिटेल भी एक प्रूफ का काम करती है। जन्म तिथि के लिए वह एक साक्ष्य होता है, वह भी काम कर जाएगा। इसके अलावा यह शैक्षणिक डॉक्यूमेंट में आता है, यानी बच्चा अगर कहीं पढ़ रहा है आंगनवाड़ी स्कूल में तो वह एक शैक्षणिक डॉक्यूमेंट का काम करता है। इसके अलावा बच्चा 5 साल से ज़्यादा उम्र का है, 6ठी साल में, 10 साल का, 15 साल का बच्चा है, तो बच्चे का स्कूल में एडमिशन होगा। कक्षा 1 में, कक्षा 6 में 10वीं का मार्कशीट है या 12वीं का मार्कशीट है या कोई सनद है या कोई टीसी है, या स्कूल दूसरे स्कूल से, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है, तो बच्चे का इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। वह डॉक्यूमेंट शैक्षणिक डॉक्यूमेंट के रूप में काम करते हैं। तो अगर टीकाकरण कार्ड नहीं है या कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो उस तरीके से कोई शैक्षणिक डॉक्यूमेंट भी यहाँ बच्चे की जन्म तिथि के लिए चल जाता है। बच्चे का टीसी, मार्कशीट वगैरह सब कुछ यहाँ चल जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास शैक्षणिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो उसको किसी भी तरीके से तैयार करा लेंगे। कहीं 40 साल पुराना मामला है और वह बच्चे का स्कूल के बारे में नहीं जानते, तो सोचते हैं कि कहीं से भी जाकर बच्चे का कोई इस तरीके से टीसी वगैरह बनवा लेंगे। दोस्तों, ऐसा फर्जी काम आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपके जो गांव के सचिव हैं जांच करेंगे, उस स्कूल का डिटेल देखेंगे, वहाँ के हेडमास्टर को तलाशा जाएगा, उनका रिकॉर्ड छाना जाएगा कि इस दिनांक में, इस तिथि में 15 साल 20 साल पुरानी तिथि का कोई डॉक्यूमेंट वास्तव में है भी या नहीं है जो बच्चे के माता पिता ने दिया है। तो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट में आप हेरा फेरी बिल्कुल नहीं कर सकते। फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी दस्तावेज बिल्कुल भी तैयार मत कराइए। जो रियल में है आप उसको ही एक साक्ष्य के रूप में ग्राम सचिव अधिकारी के सामने प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों, हमने बात की, या तो उसके पास टीकाकरण कार्ड है, टीकाकरण कार्ड नहीं है तो कोई लिखित साक्ष्य, और कोई लिखित साक्ष्य नहीं है तो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट भी चल जाता है। फिर इसके अलावा अथवा में एक चीज़ लिखी है, हड्डियों की जांच। दोस्तों, मानकर चलिए 20 से 40 साल पुराना मामला है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और आशा आंगनवाड़ी का उसका कोई टीकाकरण कार्ड या आशा आंगनवाड़ी के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वह पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास कोई शैक्षणिक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा? जन्म तिथि को प्रूव करने के लिए कोई तो कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और वह उसके पास नहीं है। तो यहाँ बहुत से व्यक्ति कहते हैं ऐसे में उसका कोई डॉक्यूमेंट, जैसे डीएल होता है, राशन कार्ड होता है, या आधार कार्ड होता है, या अन्य कुछ मतदाता पहचान पत्र होता है, वह लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रधान की लेटर पैड वगैरह कोई व्यक्ति कहते हैं वह जन्म तिथि लिख देगा, प्रधान बिल्कुल भी नहीं चलेगा। प्रधान जी जो लिखते हैं वह जन्म स्थान को प्रूफ करते हैं, जन्म तिथि को प्रधान की लेटर पैड प्रूफ नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? व्यक्ति को जन्म की तिथि घोषित करने के लिए, जन्म की डेट घोषित करने के लिए, जन्म का साल घोषित करने के लिए, दोस्तों ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही विकल्प है और वह है हड्डियों की जांच। व्यक्ति को अपनी आयु दिखवाने के लिए, आयु इसमें लमसम निर्धारित होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट महीने और दिन में नहीं आती, एक साल निकल के आ जाता है और वह हड्डियों की जांच से होता है। इसमें यह कराना होता है। परंतु दोस्तों, अक्सर मामलों में देखा गया है
ऐसी शिकायतें सुनने में आती है कि जी हमारा प्रमाण पत्र नहीं बना और हमें हड्डियों की जांच बोल दी गई, और व्यक्ति लाभार्थी सोचता है कि अब हम प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे। हड्डियों की जांच को बहुत ही कठिन प्रोसेस समझते हैं और व्यक्ति पीछे हट जाता है। दोस्तों आप ऐसा मत कीजिए। हड्डियों की जांच बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। हम सभी को जानकारी नहीं होती उस चीज़ की और हम उस काम को नहीं कराते। न इसमें कोई दर्द होता, कोई व्यक्ति समझता है कि कोई हमारी हड्डी निकाली जाएगी उसकी जांच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान सी प्रक्रिया है, बस आप उसको जानिए। तो अब हम देखेंगे कि हड्डियों की जांच कैसे होती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें तैयार कराने पड़ते हैं और हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले हड्डियों की जाँच कराने के लिए व्यक्ति को एक एप्लीकेशन सचिव को लिखनी होगी। अपने जो ग्राम विकास अधिकारी है उन्हें एप्लीकेशन में लिखना होगा कि मैं फला व्यक्ति हूँ, अनपढ़ व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, निरक्षर हूँ और मेरे पास कोई टीकाकरण कार्ड या आशा आंगनवाड़ी का डिटेल नहीं है जिससे मैं अपनी जन्म तिथि प्रमाणित कर सकूं और मुझे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। सचिव महोदय मेरी हड्डियों की जाँच कराने का कष्ट करें। सचिव महोदय के पास एप्लीकेशन आ जाएगी। सचिव महोदय इस चीज़ को देखेंगे, जांच करेंगे कि वास्तव में आप सही बोल रहे हैं या नहीं। तो फिर सचिव महोदय उस व्यक्ति की एप्लीकेशन के आधार पर बीडीओ को एक एप्लीकेशन लिखेंगे। वही बातें लिखेंगे कि फला फला व्यक्ति है, वह निरक्षर है और मैंने उसकी जांच की, वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी हड्डियों की जाँच करानी है, उसकी हड्डियों की जाँच कराई। बीडीओ साहब को लेटर लिख देंगे। अब दोस्तों बीडीओ साहब उस लेटर के बेस पर सीएमओ को, जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं जिले के, उनको एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि ऐसे ऐसे यह व्यक्ति है, इसकी आप हड्डियों की जांच कराने का कष्ट करें। दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सचिव महोदय के या बीडीओ के पास जाना नहीं चाहता, वह डायरेक्ट सीएमओ साहब के पास जाना चाहता है। तो फिर उस व्यक्ति को डायरेक्ट सीएमओ साहब को एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और साथ में उसको अब की बार एफिडेविट लगाना होगा। सीएमओ के नाम एफिडेविट लगेगा और उसको तहसील में एक एफिडेविट बनवाना होगा। इस एफिडेविट में सारी बातें लिखनी होगी कि मैं व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे हड्डियों की जांच करानी है, मुझे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके लिए मैं कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सकता, इसलिए हड्डियों की जाँच कराना अनिवार्य है, आप मेरी हड्डियों की जाँच कराने का कष्ट करें। दोस्तों जो हड्डियों की जाँच होती है वैसे तो बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा गोपनीयता होती है। यह एक विशेष प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाकर डायरेक्ट हड्डियों की जांच डॉक्टर से करा ले, ऐसा नहीं होता। यह एक सरकारी सिस्टम के हिसाब से होगी, बहुत ही कोई ठोस रीज़न होगा तब हड्डियों की जांच होती है। ऐसे हड्डियों की जांच सभी की नहीं हो सकती। तो अगर बीडीओ सीएमओ साहब को लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ एफिडेविट की विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट लाभार्थी सीएमओ साहब के पास जा रहा है तो वहाँ एफिडेविट की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि बीडीओ साहब ने भी एप्लीकेशन भेजा सीएमओ साहब को और कभी कभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एफिडेविट मांग लेते हैं। तो अगर आप एफिडेविट बीडीओ साहब की एप्लीकेशन के साथ भी लगा देते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, ऐसा आप कर सकते हैं। वैसे अगर कोई सरकारी लेटर होते हैं उसके साथ एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बीडीओ साहब सीएमओ साहब को एक सरकारी पत्र एक लेटर लिख रहे हैं, वहाँ एफिडेविट की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप बनवा लेते हैं तो भी ठीक है। फिर सीएमओ साहब देखेंगे, सीएमओ कार्यालय में जाना होगा, वहाँ 1-2-3 पेज का फॉर्म आपको दिया जाएगा, वह भरना होगा। आसान सा फॉर्म होता है। उस फॉर्म को लेकर जिला अस्पताल में वह व्यक्ति जाएगा जिसको हड्डियों की जांच करानी है। जिला अस्पताल में 3 डॉक्टर आपको देखेंगे। एक एक्सरे वाला, एक्सरे कराया जाएगा, फिर एक हड्डियों का डॉक्टर देखेगा और एक जो दांतों का डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट होता है, वो आपके दांतों की कुछ मामूली सी जांच करता है। उसमें वह जांच सा परखता है, बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है। तीनों डॉक्टर अपना अपना उसमें मत देंगे और फिर वह एक जो मत होता है उसका जो कंक्लूजन निकलता है वो फिर वो सीएमओ 3 डॉक्टर अपना जो देंगे अभिमत, जो अपनी टिप्पणी देंगे, उसके आधार पर सीएमओ कार्यालय में वह आ जाती है रिपोर्ट और सीएमओ साहब उसमें एक निर्धारित करते हैं उसमें कितना कितना क्या उम्र है और सीएमओ साहब के साइन के साथ वह रिपोर्ट आपको मिल जाती है और हड्डियों की जांच इस तरीके से हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हड्डियों की जांच हो जाएगी और वह हड्डियों की जो जांच रिपोर्ट है वह आयु का निर्धारण का एक आपका तरीका हो जाएगा। टीकाकरण का और ये साक्ष्य के स्थान पर वह रिपोर्ट लग जाती है और उसमें एक एग्जैक्ट तो नहीं आती डिटेल, लेकिन एक लमसम उसमें उम्र निर्धारित हो जाती है कि वह 40 साल का व्यक्ति है या 45 साल का, 41 साल का, वह निर्धारित हो जाएगी और जन्म प्रमाण पत्र बनने में यह एक जन्म तिथि का प्रूफ हो जाता है। अब बात करते हैं प्रधान की लेटर पैड। दोस्तों प्रधान की लेटर पैड भी आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रधान की लेटर पैड जन्म स्थान को प्रूफ करती है। और प्रधान की लेटर पैड कैसी होगी आप देख सकते हैं। इस तरीके से प्रधान जी प्रमाणित करेंगे एक सादे पेपर पर
या अपनी लेटर पैड पर लिख सकते हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं उस व्यक्ति को, फला फला व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया या पुत्र को जन्म दिया, उस दिनांक में घर पर ही जन्म दिया, मैं उसके जो भविष्य कामना करता हूँ। और प्रधान जी अपना नीचे मोहर हस्ताक्षर वगैरह कर देंगे और बच्चे का यहाँ फ़ोटो भी लग सकता है, आप लगा सकते हैं। तो या तो सामान्य पेपर पर या एक लेटर पैड पर प्रधान जी इसको दे देंगे। दोस्तों, लेटर पैड प्रधान की अब अनिवार्य हो चली है। कुछ शासनादेश आए हैं, उनमें कहा गया है कि प्रधान जी की लेटर पैड भी जन्म प्रमाण पत्र में आवश्यक होगी। आप लेटर पैड भी बनवा लीजिए ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से तैयार हो जाए और जन्म प्रमाण पत्र बनने में कोई आपको दिक्कत ना आए। तो लेटर पैड भी आप अवश्य बनवा लीजिए। दोस्तों, तो प्रधान की लेटर पैड के साथ एक समस्या आ सकती है। बहुत से व्यक्ति इस चीज़ को कहते हैं कि हम प्रधान जी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि दोस्तों समाज में सब तरीके की बात होती है और एक रहता है कि मेरे पक्ष का व्यक्ति है, उसके पक्ष का व्यक्ति है, मेरे पक्ष का प्रधान जी नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और इसलिए मैं लेटर पैड नहीं बनवा सकता। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप अपने ग्राम विकास अधिकारी सेक्रेटरी के पास जाइए, वह प्रधान जी से तैयार कराकर आपको लेटर पैड पर देगा, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का यह काम होता है, वह आपको उस चीज़ को देगा। प्रधान जी के पास ना मत जाइए, आप सचिवालय जाइए, वहाँ आपको सचिव मिलेंगे, पंचायत सहायक मिलेंगे, आप उनसे यह डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिए। तो प्रधान की लेटर पैड इस तरीके से आपको मिल जाएगी। फिर नंबर 4, दोस्तों, अभी तक जितने भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार कराए वो अपने गांव में आपने तैयार करा लिए या सीएमओ ऑफिस में गए, आपने अपनी हड्डियों की जांच की रिपोर्ट तैयार करा ली। अब जो बाद के 3 डॉक्यूमेंट है उसके लिए आपको अपनी तहसील जाना होगा। तहसील में जाना होगा और वहाँ आपको 3 एफिडेविट तैयार कराने होंगे। एक तो आवेदक यानी बच्चे का माता या पिता आवेदक हो सकता है, वह अपना एफिडेविट तैयार कराएगा और जो हमारे 2 गवाह हैं वह भी एफिडेविट तैयार कराएंगे। उन एफिडेविट को 10 रुपये के स्टाम्प पर तैयार कराना होगा और जो उपजिलाधिकारी महोदय, आपकी तहसील के जो एसडीएम साहब हैं, उपजिलाधिकारी हैं, उनके नाम एफिडेविट तैयार कराने होंगे। ये एफिडेविट कैसे दिखते हैं आप दोस्तों देख सकते हैं। ये एफिडेविट है, ये आवेदक वाला एफिडेविट है, आप जूम करके देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसकी भाषा पढ़ सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, इसको जूम करके देख सकते हैं, इसमें क्या क्या लिखा होता है। यह है बच्चे का जो माता या पिता आवेदक है उसका यह एफिडेविट है 10 रुपये के स्टाम्प पर, आप इसकी भाषा को देख सकते हैं। और फिर जो एक एफिडेविट बनेगा वह जो गवाह है, गवाह वाला एफिडेविट यह 2 एफिडेविट तैयार होंगे, दोनों गवाह के अलग अलग, आप इसकी भी भाषा पढ़ सकते हैं कैसे कैसे। 10 रुपये के स्टाम्प पर ये भी है। तो इस तरीके से 2 एफिडेविट गवाह के और एक एफिडेविट माता पिता में से जो आवेदक होता है उसका। अब दोस्तों फिर बात करते हैं आवेदक का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। एक आवेदक का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो बच्चे का माता पिता है, उसमें फ़ोटो लगा होता है बच्चे के माता पिता का, इस तरीके का, फिर आवेदक के नीचे साइन हो जाते हैं। इस तरीके का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी एक तहसील में ही तैयार हो जाता है। तहसील में बाहर जो काउंटर लगे होते हैं जो आपको मिलेगा देखने को, वहाँ एक वकील भी होते हैं, बहुत कुछ लोग वकील एडवोकेट भी कर लेते हैं इस चीज़ के लिए, कुछ जानकार होते हैं, स्वयं भी तैयार कराते हैं। तो इस तरीके से यह आवेदक का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र हो गया। फिर नंबर 6, उपजिलाधिकारी के नाम निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र। दोस्तों, जो उपजिलाधिकारी महोदय हैं उनको एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा, उसका एक फॉर्मेट होता है, यह फॉर्मेट आपको वहाँ मिल जाएगा। और इस तरीके से यह एक एप्लीकेशन भी, इसकी भाषा आप पढ़ सकते हैं, इस तरीके से एक एप्लीकेशन तैयार कराया जाएगा। इसी फॉर्मेट पर वहाँ जो टाइपर होते हैं वो ऐप का नाम वगैरह इसमें लिखेंगे, सारी डिटेल लिखेंगे बच्चे के जन्म की, और एसडीएम साहब को ये इस तरीके से एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से पूरी फाइल तैयार हो जाती है। उसमें गांव वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं और जो एफिडेविट तैयार कराए, और सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन लग जाती है जो एसडीएम साहब के नाम है। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, एफिडेविट बनवाते समय आपके जो 2 गवाह हैं उनको भी तहसील में ले जाइए, क्योंकि गवाह पर उनकी साइन होती है। उनके 2 फोटो भी लगेंगे, क्योंकि एफिडेविट में जब एफिडेविट बनाया जाता है वहाँ फ़ोटो लगते हैं, तो गवाह को और आवेदक को अपना फ़ोटो ले जाना होगा। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र पर एक फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है, उसमें फ़ोटो लगेगा। तो इस तरीके से फ़ोटो और गवाह को अपने साथ तहसील में आपको ले जाना होगा, वहाँ उनके साइन कराने होंगे और फिर एसडीएम साहब के सामने आपको प्रस्तुत होना होगा। एसडीएम साहब आपकी फ़ाइल को देखेंगे और उसमें फिर यहाँ जो नीचे होता है, नीचे यहाँ आपके वीडियो को आदेश कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो को एसडीएम साहब ने अपनी मोहर के साथ आदेश कर दिया। तो फिर दोस्तों, इस फाइल को
जो पूरी फाइल है, इस फाइल को लेकर आपको बीडीओ साहब के, आपके जो ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी हैं उनके पास आना होगा। अब फिर खंड विकास अधिकारी सचिव को आदेश करेंगे, यहाँ सचिव को आदेश कर देंगे कि फला गांव का सचिव इस तरीके से लिखा है, इस पर कृपया आवश्यक जांच करके। एसडीएम साहब ने बीडीओ को लिख दिया कि बीडीओ इसकी जांच करे, और बीडीओ साहब फिर सचिव को, जो गांव का सचिव है, उसको लिख देंगे इसकी फाइल की पूरी जांच कीजिए। अब बीडीओ साहब से फाइल सचिव को चली जाएगी, सचिव फिर उसकी जांच करेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाई हैंड भी बीडीओ साहब से वह फाइल लेकर अपने गांव के सचिव को दे सकते हैं। दोस्तों, जब गांव के सचिव को फाइल दे दी जाएगी तो फिर उसके बाद सचिव महोदय, आपके गांव के जो सचिव है, या तो डायरेक्ट बीडीओ साहब के यहाँ से आ जाती है या उसको बाई हैंड आप दे देते हैं, तो सचिव आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी जांच करेंगे, उसमें आपने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। जो एफिडेविट है उनको जांच करेंगे, देखेंगे कि 2 एफिडेविट है, 1 एफिडेविट है किस तरीके से है, जो आपने उसमें डॉक्यूमेंट लगाए हैं, हड्डियों की जांच, प्रधान की लेटर पैड वगैरह जो लगाई है उनको देखेंगे। अगर कुछ अधूरा डॉक्यूमेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट तैयार कराएंगे, और इसके बाद जब जांच हो जाएगी, सचिव महोदय सभी तथ्यों की जांच कर लेंगे, आपने सभी तथ्य अगर सही लगाए हैं तो फिर सचिव महोदय आपके बीडीओ साहब को, एसडीएम साहब को एक पत्र बनाएंगे और उसमें अपनी आख्या लिख देंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, एक आख्या है, यह बीडीओ ने अपनी जांच करके लिखी है, सचिव ने, ग्राम विकास अधिकारी ने यह अपनी आख्या लिखी है। आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आख्या लिखी है, और यहाँ इस आख्या में नीचे सचिव अपना साइन कर देता है, सचिव ने साइन किया हुआ है, और फिर साइड में जो खंड विकास अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी भी इस पर साइन कर देते हैं। दोस्तों, यह है जो इस तरीके की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में सचिव महोदय साइन कर देंगे, और साइन करने के बाद यह फाइल पर फिर ऊपर लग जाएगा। यह इस तरीके से यह सचिव महोदय की जांच लग जाएगी। इस फाइल को या तो सचिव महोदय बीडीओ साहब के पास लेकर चले जाएंगे, अथवा आप बाई हैंड भी इसको लेकर बीडीओ साहब के पास जा सकते हैं। फिर बीडीओ साहब इस पर अपने साइन करेंगे, और इस पत्रावली को, जो पूरी फाइल है, डाक के माध्यम से एसडीएम साहब के पास पहुंचा देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो लाभार्थी है खुद वह भी लेकर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत से लाभार्थी होते हैं, कहते हैं कि आप हम को दे दीजिए इस चीज़ को, हम डायरेक्ट एसडीएम साहब के पास चले जाएंगे। तो बहुत से लाभार्थी ले जाते हैं, कुछ लाभार्थी नहीं ले जाते, तो बाई डाक एसडीएम साहब को ये रिपोर्ट चली जाती है। सचिव और खंड विकास अधिकारी के नाम से एसडीएम को यह रिपोर्ट चली जाती है। और फिर जब रिपोर्ट उनको चली जाती है तो फिर इस समस्त जांच के आधार पर जो खंड विकास अधिकारी की बीडीओ की रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम साहब एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। 2-3 पेज की रिपोर्ट तैयार होती है। ये बार कोड की रिपोर्ट होती है दोस्तों, इस पर एक ऐसा बार कोड लगा होता है, इस तरीके की रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट को उसमें फाइल में लगा दिया जाता है, और फिर यह लाभार्थी अगर खुद लाना चाहे, लाभार्थी इसको लेकर ग्राम सचिव के पास चला जाता है, अथवा लाभार्थी अगर इसको लेकर नहीं आता खुद, तो वहाँ से एसडीएम साहब के दफ्तर से बीडीओ को आ जाती है रिपोर्ट, पूरी फाइल, और बीडीओ के यहाँ से ग्राम विकास अधिकारी को फाइल चली जाती है। अब सचिव महोदय दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करेंगे, खुद ही पोर्टल पर जाकर, सचिव का लॉगिन होता है, आवेदन करेंगे, सभी उसमें डिटेल भरी जाएगी। और आवेदन करते समय जब सचिव करेंगे, अगर 1 साल से ऊपर का जो मामला होता है दोस्तों, उसमें 10 रुपये की फ़ीस कटती है, और एक प्रारूप निकाल कर देंगे, इस तरीके से पेमेंट डिटेल देंगे आपको सचिव महोदय। इस पेमेंट डिटेल को लेकर आपको संबंधित बैंक में जाना होगा। सचिव आपके बता देंगे कि आपको फला बैंक में जाना है, और चलान के माध्यम से 10 रुपये की फ़ीस जमा करनी है। दोस्तों 1 साल से ऊपर का मामला है तो 10 रुपये इसमें फ़ीस जमा होगी। आप बैंक में जाएंगे, बैंक में जाकर चालान के माध्यम से फीस जमा करेंगे, वहाँ से एक रिसिप्ट मिलेगी, और वह रिसिप्ट लेकर आप सचिव महोदय को दे देंगे, और फिर कुछ दिनों बाद सचिव महोदय आपको वह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करके दे देंगे, ऑनलाइन पोर्टल वाला। अब दोस्तों जो यह प्रक्रिया है थोड़ी सी लेंदी हो गई, इसमें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हमने एक एनालिसिस किया है। इसमें सबसे पहले सारी जो डॉक्यूमेंट है तहसील में लेकर जाता है लाभार्थी, वहाँ एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन लिखता है, एफिडेविट वगैरह तैयार कराता है। तो शुरुआत एसडीएम साहब के यहाँ से होती है। सबसे पहले एसडीएम साहब के पास लाभार्थी गया, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा के एसडीएम साहब ने उसको बीडीओ साहब को आदेश कर दिए, बीडीओ साहब ने सचिव महोदय को आदेश कर दिए, सचिव महोदय ने फिर
उस पर अपनी रिपोर्ट लगाई। रिपोर्ट लगाने के बाद फिर वह जो रिपोर्ट है वह बीडीओ साहब के पास गई और बीडीओ साहब ने फिर उस रिपोर्ट को एसडीएम साहब के पास भेज दिया और एसडीएम साहब ने उस पर बारकोड की रिपोर्ट लगाई और वह रिपोर्ट या तो बाई डाक बीडीओ साहब के पास आती है, बीडीओ साहब से सचिव के पास जाती है और सचिव महोदय फिर उस रिपोर्ट के आधार पर लाभार्थी को जन्म प्रमाण पत्र दे देते हैं, या उप जिलाधिकारी के पास से बाई हैंड लाभार्थी उस रिपोर्ट को ले आता है, बारकोड की रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट को लाकर सचिव को दे देता है और सचिव उसको प्रमाण पत्र निर्गत करके दे देते हैं। तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो मैं आपसे पहले भी इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप लेट मत कीजिए। 1 साल से ज़्यादा लेट अगर करेंगे तो बहुत लंबे उसमें आप देखेंगे कि बहुत समय लग जाता है, थोड़ी उलझन भी है। इसीलिए बेहतर है कि जन्म के 21 दिन से पहले आप अपना प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, उसमें गांव के गांव में प्रमाण पत्र बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, घर पर बच्चे ने जन्म लिया, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया और 1 वर्ष से बाद हम प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो यहाँ एक कभी कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का घर है, ग्रामीण क्षेत्र के घर 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो बच्चे का स्वयं का घर हो, स्वयं के गांव में उसने जन्म लिया हो, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने जन्म लिया अपने मामा या नाना के यहाँ। मानकर चलिए बुलंदशहर के गांव का बच्चा है, किसी गांव का बच्चा, और उसके मामा है मेरठ में उसके मामा है, मेरठ के किसी गांव में उसके मामा नाना है, और बच्चे ने वहाँ जन्म लिया और 5 साल बच्चे के जन्म को हो गया। तो फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना होगा। जो प्रक्रिया मैं सारी समझाई सचिव, बीडीओ और एसडीएम की, तो वहाँ के मेरठ के जो खंड विकास अधिकारी होंगे, मेरठ के उस गांव के जो बीडीओ होंगे, सचिव होंगे, उस गांव की जो तहसील लगती होगी वहाँ के एसडीएम होंगे दोस्तों, वे ही अधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। बच्चे का जन्म जहाँ होता है, जिस गाँव में बच्चे का जन्म हो गया, वहीं के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, बुलंदशहर के अधिकारी उसका प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करेंगे। तो स्वयं का देखा जाएगा और देखा जाएगा कि बच्चे का मामा नाना के अगर यहाँ जन्म ले रहा है तो वहाँ के अधिकारी उसका प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। अच्छा, अगर बच्चे का मामा या नाना शहरी क्षेत्र में हो जाते हैं तो फिर वहाँ के जो ईओ हैं वह प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात थी। अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे वार्ता कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉलिंग नंबर नहीं है। इस पर आप मुझसे चर्चा कीजिए।